ऐसा व्यक्ति जिसका खेलों से कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, वो खेल मंत्री है। सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी वो थी हमारे ओलंपिक मेडल विनर राज्यवर्धन सिंह राठौर से। देखिए, आप उन खिलाड़ियों को नौकरी देते हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल रहा है, जो मेडल ले आया है। ओलंपिक में कोई मेडल लेकर आता है, जीतने वाले खिलाड़ी को वहां की सरकार 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देती है। कोई जितना पैसा आप जीतने के बाद दे रहे हैं, अगर उतना पैसा आप 10-12 टॉप खिलाड़ियों को स्टेट के दे दें तो हो सकता है आपका मेडल 1 की जगह 10 हो जाए या 20 हो जाए। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड और इफ यू आर नॉट इनहेरिटेड विद अ गुड बिजनेस, डू नॉट कम टू द एथलेटिक और स्पोर्ट्स लाइन। नमस्कार, मैं हूं शुभम और क्रिस्प एंड क्लियर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संन्यास लेता है? घरेलू खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेला है वो संन्यास नहीं लेता। उसका खेल कब में उससे छूट जाता है, आजीविका ढूंढने में, अपने घर की जिम्मेदारियों का वहन करने में और पैसा कमाने में उसे खुद पता नहीं चलता कि कब उसका खेल उससे दूर होता चला गया। और ये बात हर खेल के खिलाड़ी पे लागू होती है जो भारत में किसी भी स्तर पे खेला जाता है। तो आज हम बात करेंगे मिजरेबल सिचुएशन ऑफ एथलीट्स एंड प्लेयर्स इन इंडिया। हम और हमारा कोच लोग डॉर्मेट्री में रहता है और आप अपने फैमिली के साथ हमारा स्पोर्ट्स कोटा पे 5 स्टार होटल में रहता है। मेडल लाने के लिए सपोर्ट कोई ना देता, पर मेडल ना मिला है गाड़ी सब देते हैं। सोचिए, अगर मैं कहता हूं कि आप अपने घर का नक्शा और अपने घर की कंस्ट्रक्शन किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से करा लीजिए, या आप किसी बहुत अच्छे इंजीनियर के पास चले जाइए अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है या आपको कोई दवाई लेनी है। तो ये मैं बात डॉक्टर या इंजीनियर्स की नहीं, खेल मंत्रियों की कर रहा हूं। जी हाँ, भारत की स्थिति बहुत पीछे ना जाते हुए सन 2000 से अगर आज तक की बात करें तो कुछ यही स्थिति रही है खेल मंत्रियों की। कुछ प्रमुख खेल मंत्री आपको बताता हूं। उमा भारती जी, जो कि एक संत हैं। सुनील दत्त जी, जो कि एक फिल्मी कलाकार हैं। और अभी एट प्रेजेंट मानसुख मांडविया, जो कि इससे पहले फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका खेलों से कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, वो खेल मंत्री है। और बाकी मंत्रियों ने भी कुछ झंडे नहीं गाड़े हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, बट ये तो कुछ प्रमुख नाम थे जिनका मैंने जिक्र कर दिया। सुनील दत्त जी, जो 2004 में भारत के खेल मंत्री थे, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की कोशिश की। उन दिनों न्यूज़पेपर में काफ़ी आता था कि सुनील दत्त जी ने हरियाणा के उस स्टेडियम का दौरा किया, पंजाब के उस स्टेडियम का दौरा किया, वहाँ पे उन्होंने मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की हैं। बट वो सारे प्लान्स अधूरे रह गए क्योंकि सुनील दत्त जी का बीच में ही देहांत हो गया। अगर खेल मंत्रियों की बात करूं तो किरण रिजिजू, जो 2019 से 2021 तक खेल मंत्री रहे, इन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल निकाला। विंटर गेम्स को बढ़ावा दिया, विलेज गेम्स को बढ़ावा दिया और बहुत सारी अचीवमेंट इनके दौरान हुई। पर इन्होंने भी जॉब वैकेंसीज में खिलाड़ियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी। और इनके बाद अनुराग ठाकुर, जो 2021 से 2024 तक रहे, जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल को काफ़ी अच्छा निकाला। बट अगेन नौकरियों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इन सभी मंत्रियों में मुझे सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी वो थी हमारे ओलंपिक मेडल विनर राज्यवर्धन सिंह राठौर से। 2017 से 2019 तक भारत के खेल मंत्री रहे और मुझे लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक खिलाड़ी खेल मंत्री बना है तो जरूर एक व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। बट एक इंग्लिश की कहावत है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। जैसा ही इनका कार्यकाल रहा, हाँ, एक उपलब्धि इनकी जरूर रही, इनका खुद का बेटा जरूर 2 मेडल जीत पाया 2019 में। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। एक खिलाड़ी जो मिनिस्टर बना वो क्यों खेल के लिए कुछ नहीं कर पाया। देखिए, पॉलिटिकल रीजंस तो मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे हों, उनकी सरकार ने उन्हें उस तरीके से काम ना करने दिया हो, उन्हें एक अपर हैंड ना मिला हो कि वो अपनी चला सकते हैं। बट एक जो मेन प्रॉब्लम मेरी समझ में जो आई वो ये कि एक 12th का बच्चा पास होकर एनडीए चला गया, उसके बाद फौजी अफसर बन गया, तो उन्होंने जो खिलाड़ी ज़मीनी स्तर पे समस्याएं
देखते हैं, जूझते हैं जिन समस्याओं से, जो वो खेल के मैदानों की बदहाल स्थिति देखते हैं, कोचेस की पॉलिटिक्स देखते हैं, उससे तो राज्यवर्धन सिंह राठौर का कोई लेना देना रहा ही नहीं। अब हम बात करते हैं खिलाड़ियों और नौकरियों की। मेरा जो खेल मंत्रियों के बारे में जिक्र करने का कारण था वो ये था कि इन खेल मंत्रियों ने क्यों कोशिश नहीं की कि इनके खिलाड़ियों की अच्छी नौकरी लग सके। देखिए, आप उन खिलाड़ियों को नौकरी देते हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल रहा है, जो मेडल ले आया है, जिसका इतना नाम हो गया है कि अब अगर वो नौकरी आपकी करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जोगिंदर शर्मा को आपने डीएसपी बना दिया, अगर आप ना भी बनाते बीसीसीआई उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रबंध करके रखती। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये आप फोगाट बहनों को ले लीजिए, आपने उन सभी खिलाड़ियों को नौकरी दी जो खुद ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। पर क्या आपने कभी उन खिलाड़ियों के बारे में सोचा जो नेशनल लेवल तक पहुंचते पहुंचते रह गया, या सिर्फ नेशनल खेल पाया, या किसी इंजरी की वजह से उसको अपना खेल छोड़ना पड़ा, जबकि वो इतना टैलेंटेड था कि हो सकता है वो शायद ओलंपिक खेलता। देखिए, भारत जब भी ओलंपिक में कोई मेडल लेकर आता है तो जीतने वाले खिलाड़ी को वहाँ की सरकार 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देती है, कोई विभाग नौकरी देता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलता है, ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इनाम मिलता है। तो उसी समय कुछ पत्रकार हर बार आर्टिकल निकालते हैं कि जितना पैसा आप जीतने के बाद दे रहे हैं, अगर उतना पैसा आप 10-12 टॉप खिलाड़ियों को स्टेट के दे दें तो हो सकता है आपका मेडल 1 की जगह 10 हो जाएं या 20 हो जाएं। देखिए, मेरी इनसे अपेक्षा खाली ये थी कि आप खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करते कि फोर्सेस में उनके लिए थोड़ा बहुत कोटा बढ़ा सकते थे। ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी, इन 2 डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है सभी खिलाड़ियों को खपाने की। ये खेल मंत्री अगर चाहते तो ये कॉरपोरेट घरानों से रिक्वेस्ट करके खेल कोटा बढ़वा सकते थे, 5%, 10%, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में, वहाँ पे एक फिटनेस सलाहकार के रूप में, किसी भी तरीके से वैकेंसी जनरेट हो सकती थी। बट इनका मेन मोटिव कभी वो रहा ही नहीं है। इनका मेन मोटिव है जो खिलाड़ी मेडल ले आया है उसके गले में हार डालना, उसके गले में मेडल डालना, उसी को ही पैसों से भरपूर सहायता देना। जानते हैं कि उत्तरांचल में 2 साल तक स्पोर्ट्स वैकेंसीज थी ही नहीं, कुछ प्रयासों से वो दोबारा शुरू की गई हैं और ये वैकेंसीज घटती गई हैं, कभी बढ़ी नहीं है स्पोर्ट्स के हिसाब से। हाँ, खिलाड़ी जरूर आए दिन बढ़ते रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं कभी नहीं बढ़ी। पूर्व बैडमिंटन चैंपियन और वर्तमान में कोच पुलेला गोपीचंद जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई एथलीट मुझसे आकर नौकरी मांगता है या कहता है सर कोई नौकरी है। उनका कहना था कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड और इफ़ यू आर नॉट इनहेरिटेड विद अ गुड बिजनेस, डू नॉट कम टू द एथलेटिक और स्पोर्ट्स लाइन। इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई और घुमा फिरा के इसको एक कंट्रोवर्सी का रूप दे दिया गया। बहरहाल मेरा मानना यह है कि ये 100% करेक्ट बात है। यही मुद्दा उठाने के लिए हमने वीडियो बनाई है कि जब खिलाड़ी 25-26 साल का हो जाता है और उसके बैग में, उसकी झोली में बहुत सारे बड़े मेडल्स नहीं होते हैं, उसके ऊपर कोई बड़ा तमगा नहीं लगता है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने का, तब आप उसकी स्थिति समझिए। क्योंकि ना वो बीटेक होता है, ना वो किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए होता है, उसने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स को अपना समय दिया होता है और वो फिर एक उस मोड़ पे आके खड़ा होता है कि जहां वो खेल भी नहीं सकता और उसके पास आगे कुछ करने के लिए भी नहीं है। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त का मेरे पास वीडियो कॉल आया। वो अमेरिका के किसी क्लब से क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे और उन्होंने कहा ये मैं एक छोटे से यहाँ के एक शहर में हूँ और यहाँ पास के एक ग्राउंड में आया हूँ। और उसके बाद उन्होंने जब अपना वीडियो कैमरा उस ग्राउंड की तरफ घुमाया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि शायद किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के पास भी वो सुख सुविधाएं और ऐसा स्टेडियम नहीं होगा जो वहाँ के एक छोटे से शहर में बिल्कुल वीरान पड़ा था। कॉर्नर में कुछ छोटे छोटे बच्चे वहाँ रनिंग कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ अगर अमेरिका ओलंपिक मेडल टैली में टॉप करता है तो क्या बड़ी बात है। और अगर मैं यही बात करूं भारत के स्टेडियम की या यहाँ के खेल के मैदानों की, तो उनका भगवान मालिक है, क्योंकि करप्शन हर विभाग में है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ऊंचे स्तर पे है।
स्टेडियम्स की दोस्तों स्थिति ये है कि अगर आप किसी छोटे शहर में हैं भारत के, तो हो सकता है आपके शहर में बॉक्सिंग रिंग ना हो। आप किसी और शहर में जाएंगे तो पॉसिबली है कि वहाँ पे एथलेटिक्स के लिए कोई फैसिलिटी ना हो। आप किसी और शहर में जाएंगे तो वहाँ पहलवान के लिए अखाड़ा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे खिलाड़ी बंचेस में निकलते हैं, यानी जैसे हरियाणा के किसी गांव से सिर्फ हॉकी के खिलाड़ी निकल रहे हैं, एक पर्टिकुलर गांव से सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी निकल रहे हैं, कहीं से सिर्फ फुटबॉलर निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी खेलों के लिए सुविधाएं हैं ही नहीं। तो बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है, जो वो गेम उसको सामने दिखता है उसे वो खेलता है। अगर टैलेंटेड होता है तो उसमें आगे आ जाता है, नहीं तो बहरहाल उसका खेल छूटना तो है ही। और यहाँ पे मैं बात करूँगा भारत के कुछ नेग्लेक्टेड स्पोर्ट्स की, जिन्हें कोई पूछता नहीं है। मेरी मुलाकात एक वुशु के चैंपियन से हुई। उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भुवनेश के साथ मुझे मेडल मिला था, और बाद में मुझे पता चला कि वो वुशु खिलाड़ी किसी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है। तो आप सोच सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसी का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है। और ऐसे ही एक और नेग्लेक्टेड स्पोर्ट्स भारत में है जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, वो है बॉडी बिल्डिंग। एक बॉडी बिल्डर इतनी मेहनत करता है, बहुत बड़े बड़े डंबल्स को उठाना, फिर अपनी डाइट कंट्रोल करना, मीठा छोड़ना, और कई बार महीने में उनकी डाइट 30 से 50 हज़ार रुपये तक पहुँच जाती है। और जब उन्हें इनाम मिलता है तो 5100 रुपये का चेक, 10,000 रुपये का चेक, और कहीं पे मिक्सर ग्राइंडर मिल जाता है, कहीं पे उन्हें घर में रखने के लिए एक डिनर सेट मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी हाल फिलहाल में ये प्रूव करके दिखाया कि अगर खेल में राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो भारत बहुत सारे वंडर्स कर सकता है। रंजीत बजाज नाम के व्यक्ति, जिन्होंने मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी फुटबॉल एसोसिएशन से अलग खड़ी की, अपने पैसे से लोगों से चंदा इकट्ठा करके, और पहली बार भारत ने यूरोप में यूथ वर्ल्ड कप जीता, नॉर्वे में, और स्वीडन में गोथिया कप। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट एक बार ये देखे और फुटबॉल एसोसिएशन से सवाल करे कि जब एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है पिछले 2-3 साल में, तो आप लोग पिछले 70 साल से इस एसोसिएशन में हैं, उससे ज़्यादा आपके पास पैसा है, ग्राउंड्स हैं, आप ये सब क्यों नहीं कर पाए। अब आप सोचेंगे कि भारत का सबसे प्रिविलेज स्पोर्ट्स कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी कहेंगे क्रिकेट है। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ क्रिकेट है। तो क्या आपको पता है बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते वो अलग से उसकी कार्य प्रणाली है जिसके तहत वो टीम बनाते हैं, खिलाड़ियों को पैसा देते हैं, ग्राउंड्स को मेंटेन करते हैं। अगर इसी बीसीसीआई को आप भारतीय सरकार के कंट्रोल में कर दो तो हो सकता है आप बांग्लादेश या अफगानिस्तान से मैच जीतने लायक ना रहो। और क्रिकेट खिलाड़ी होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि नीचे स्तर पे राजनीति और भ्रष्टाचार क्रिकेट में भी कहीं चरम पे है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, ग्राउंड्स की हालत, आपके डाइटिशियंस की, न्यूट्रिशंस की, अगर 70 साल में ट्रैक एंड इवेंट में आप सिर्फ एक गोल्ड मेडल ला पाते हो तो आपके साथ यही होना चाहिए। तो जाते जाते इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आप सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि खेल को भ्रष्टाचार से, इन सब चीज़ों से अलग करें। कहीं से एक शुरुआत तो करें कि चलो यार ये कोच है जो बहुत ऑनेस्ट है और इसको हम किसी भी सूरत में नहीं हटाएंगे। कहीं से एक शुरुआत करें कि ये राजनीति को हम खेल से अलग करेंगे, इन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा ग्राउंड बनाएंगे। किसी एक शहर में तो बनाकर देखिए, किसी एक शहर में एक ईमानदार कोच को, एक अच्छे फिजिकल ट्रेनर को, एक अच्छे डाइटिशियन को अपॉइंट तो करके देखिए। मुझे लगता है कि बदलाव जरूर आएगा, परंतु एक शुरुआत की जरूर ज़रूरत है। आप खिलाड़ियों को दोयम दर्जे का नागरिक ना समझ के उन्हें प्राथमिकता दें। भारत बहुत सारे मेडल ला सकता है और हर खेल में अच्छा कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।